Hello everyone, your educator and mentor Karan Kishan Harsh is here with you. So guys, how are you doing? I hope you are doing well. और आज से मैं मेरे इस YouTube चैनल पे CS और CMA फाउंडेशन का लॉ की क्लासेस जो हैं वो शुरू करने वाला हूँ. Before starting the lecture, I just want to introduce myself to you. मेरा नाम करण किशन हर्ष है. I have completed my BCom in Economic Honors. After that, I did LLB from Jai Narayan Vyas University. Further, I have completed my MA in Economics, and recently I have completed my B.Ed. Further, I have pursued for professional courses like Company Secretary. So, ये इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप लोगों को जो मैं लॉ पढ़ाने वाला हूं आज से ही शुरुआत करते हैं. जल्दी से आपको मेरी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं और एक एक चीज आपको समझाते हुए चलता हूं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपका रहेगा और किस तरह से सारी चीजों को बांटा गया है. हम लोग बेस जो है वो सीए फाउंडेशन को लेकर चलेंगे और फर्दर जैसे जैसे हम चीजें कंप्लीट करते रहेंगे वैसे वैसे हम सीएमए के टॉपिक्स भी लेते रहेंगे, हम सीएस के भी टॉपिक्स लेते रहेंगे. अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करेंगे जैसे कि आपका सीए फाउंडेशन रहता है. सीए फाउंडेशन आपका रहेगा. ये सीए फाउंडेशन अगर आप सभी लोग एनरोल हो चुके हैं और अगर आप 12th में हैं और आप सीए के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा. 12th पास करने के बाद यानी कि जैसे ही आपके एग्जाम्स ओवर होते हैं, जैसे ही आपके एग्जाम्स ओवर होंगे आप या फिर जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है तब आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपने आप को. उसके बाद सीए का कोर्स जो है वो 3 लेवल पे बांटा गया है. जैसा कि आप लोग बता दो आप लोगों को, सीए पहला आएगा आपका फाउंडेशन, दूसरा जो आएगा वो आपका इंटर आएगा और तीसरा जो है वो आपका फाइनल रहेगा. हम यहां पर बात करेंगे सीए फाउंडेशन की. क्या बात करेंगे और कैसे करेंगे सारी चीजें हम लोग देखते हैं. देखिए, सीए फाउंडेशन में आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना होगा और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग इंटर में प्रवेश करेंगे. अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में तो पहला आपका अकाउंट्स आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, बीसी के जिसको कहते हैं हम लोग. उसके बाद आप लोगों को बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टेट्स पढ़ने को मिलेगा. और फोर्थ सब्जेक्ट जो रहेगा आपका फाउंडेशन का वो रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज. ये कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ये रहेंगे आप लोगों को पढ़ने रहेंगे. अगर हम डिटेल में और जाने की कोशिश करें तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका अकाउंट्स हो गया और बिजनेस लॉ या इंग्लिश जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग रहेगा. ये आपका बीसीआर रहेगा, रिपोर्टिंग की रहेगी इसमें. जैसे कि आप लोग किस तरह से लेटर वगैरह बिजनेस में हम लोग लिखते हैं, उन सबकी नॉलेज इस सब्जेक्ट में आपको दी जाती है. ये दोनों आपका थ्योरेटिकली रहेगा या हम इसको सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं. ये दो पेपर जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे. ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे. ओएमआर शीट पे रहेगा आपका ये पेपर, या ओएमआर शीट हो जाए या फिर ऑनलाइन भी होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे. और ये जो है टोटली सब्जेक्टिव रहेगा यानी कि इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा. ठीक है गाइज. अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज आपका अकाउंट्स, लॉ एंड इंग्लिश,
ये रहेगा आपका 3 आवर्स का। 3 घंटे आपको इसको देने पड़ेंगे, एग्जाम आपका 3 घंटे का रहेगा। वही अगर हम इन 2 सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये तकरीबन आपका 2 आवर्स का रहेगा। अब अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल में अगर आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट्स हैं तो पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जैसा कि अकाउंट्स आपका 100 मार्क्स का हो गया, ये दोनों आपका 100 मार्क्स का हो गया, ये तीनों चीजें आपकी 100 मार्क्स में कवर अप हो जाएंगी, और ये दोनों चीजें भी आपकी 100 मार्क्स में कवर अप हो जाएगी। यानी कि टोटल आपका जो पेपर रहेगा, अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं, आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहेगा, अगर हम उसकी बात करें, पासिंग मार्क्स आपका रहेगा 55%। ठीक है, अगर इंडिविजुअल बात करें, इंडिविजुअल पेपर की अगर हम बात करें तो हर एक पेपर में आपको 40% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ये 55% एग्रीगेट में है, समझ रहे हैं आप? एग्रीगेट मतलब चारों सब्जेक्ट का मिलाकर जो आपका टोटल है वो 55% से ऊपर का होना चाहिए। इंडिविजुअल पेपर आपका 40 रहेगा, 100 में से 40 नंबर लाने हैं, आप पास आउट हो जाएंगे उस पेपर में। लेकिन आपको अप्रोक्स 225 के ऊपर मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूं मैं आपको। अब अगर हम बात करें आगे कि हमें जो मेन बात करनी है, हम हमारी क्लासेस में बात करेंगे लॉ के रिगार्डिंग। तो अगर मैं लॉ की बात करूं, जो कि आपका पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 आपका लॉ का रहेगा। अब पेपर 2 को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अभी मैंने ऊपर भी बताया जैसा कि आपको। अब थोड़ा और डिटेल करके आपको लॉ के बारे में बता देता हूं। लॉ का जो पेपर है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका रहेगा बिजनेस लॉ, और दूसरा जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग का रहेगा। बेसिकली ये इंग्लिश आ जाता है पूरा, और ये पूरा का पूरा आपका लॉ का पेपर रहेगा। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, ये पेपर 2 जो है ये भी आपका 100 मार्क्स का है। उस 100 मार्क्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लॉ और इंग्लिश। इंग्लिश लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते हैं, नॉर्मल अगर हम बात करें तो इंग्लिश, नहीं तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग रहेगा आपका। अब बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ जो है ये आपका आएगा, ये ज्यादा वेटेज रखता है इस पूरे पेपर में, तकरीबन 60 मार्क्स का। तो रिमेनिंग 40 मार्क्स का क्या हो गया आपका, इंग्लिश। ठीक है, अब हमने कहा कि हम सिर्फ बात करेंगे इस पेपर की, हमारी पूरी क्लास में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन्हीं मार्क्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको और अगर चाहूं तो थोड़ा और डिटेलिंग कर सकता हूं, और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो ये आपका लॉ का पेपर रहेगा। इस लॉ में आपको 5 एक्ट जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ज्यादा इजी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि 12th के बाद आपने लॉ कभी पढ़ा नहीं है तो आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा रहेगा जिसमें आपको थोड़े अच्छे से मेहनत करनी रहेगी। ऐसा सच आपने अकाउंट्स पढ़ रखा है, आपने इंग्लिश पढ़ रखा है, फर्दर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है, बिजनेस स्टडीज जो आप 11-12 में पढ़ते आ रहे थे वो चीज भी आपने कर रखी है। तो इतना जोर उन सब्जेक्ट्स पे नहीं पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो सभी सब्जेक्ट्स में करनी है, लेकिन लॉ की बात करें तो एकदम नया सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। और लॉ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम उन सब की बात करते हैं। जैसा कि आपको इसमें बांटा गया है, पहला आएगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
सबसे पुराना कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि आया था 1930 में। उसके बाद आप एक और एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट। हालांकि आप लोगों ने ये पार्टनरशिप जो है सॉरी, ये पार्टनरशिप आप लोगों ने 12th में पढ़ी है, इसकी अकाउंटिंग भी की है आपने, और बिजनेस स्टडीज में इसके बारे में भी पढ़ा है। लेकिन कानूनी तौर पर किस तरह से पार्टनरशिप बनेगी वो सारी बातें हम लोग हमारी क्लासेस में करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद हम जो एक्ट देखने वाले हैं वो है हमारा एलएलपी एक्ट। ये एक्ट 2008 में आया था। फिर हम जो एक्ट देखेंगे वो है हमारा कंपनी एक्ट, जो कि आपका 2013 एप्लीकेबल रहेगा। तो ये 5 कानून जो है, 5 एक्ट जो है, 5 लॉ जो है, वो हमें अपने फाउंडेशन में कवर करने हैं। सॉरी गाइस। अब और डिटेल में आपको बताता हूं। आपका सारा कंसेप्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आज क्लियर हो जाएगा कि सीए फाउंडेशन में ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहता है, क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अब क्लासेस लेने वाला हूं। तो जैसे जैसे मैं क्लासेस लूंगा वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपकी स्टडीज इजीली हो जाएगी। और आई होप कि जैसे अभी हम आज की अभी की बात करें तो हम जनवरी मंथ में हैं, तो मे भी आपका मई अटेम्प्ट लगेगा। और अगर आप 12th में और अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी है तो मे भी आपका नवंबर आने वाला लगेगा। तो दोनों के लिए ही वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके मार्क्स की। हम बात करेंगे इनके मार्क्स की, कितना कितना मार्क्स का ये सारी चीजें आपकी रहेगी। परसेंटेज वाइज देखें हम लोग अगर पहले, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये करीब करीब आपसे 25% से 35% तक का कवर अप करता है। यानी कि टोटल पेपर हो गया 60 मार्क्स का, उस 60 मार्क्स में 25 से 35% का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा। सेल और गुड्स एक्ट की बात करें तो ये करीब करीब आपका 20 से 25% का रहेगा। फर्दर पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 20 से 25% का रहेगा। एलएलपी की अगर हम बात करें तो ये करीब करीब आपका 5 से 10% का रहेगा। और कंपनीज की बात करें अगर हम लोग कंपनी एक्ट की, तो करीब करीब 15 से 20% का जो है वो आपका कंपनीज एक्ट रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको मार्क्स को डिवाइड कर लिए हैं। अब अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज हो गया है तकरीबन तकरीबन, अगर मैं आपको मार्क्स के बारे में बताऊं तो अप्रोक्स ये 20 से 25 मार्क्स कवर करता है। ये 15 से 20 मार्क्स कवर करेंगे। सेम ये भी 15 से 20 मार्क्स कवर करेंगे। ये 3 से 6 नंबर के क्वेश्चंस एलएलपी से आते हैं और ये 10-12 मार्क्स का आपका कवर करेगा। इस तरीके से हम लोग पूरा इसको 60 मार्क्स का पेपर बना देते हैं। अब और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हम कोई टॉपिक शुरू करें तो उससे पहले आप उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज ले लें कि सब्जेक्ट है क्या और सब्जेक्ट कहता क्या है, कितनी मेहनत हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करनी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न जो है जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहेगा और आपको करने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे इसको। ठीक है। अब 3 आवर में आपको 2 पेपर करने हैं। देखा जाए बेसिकली तो 3 घंटे में आपको 2 पेपर करने हैं। पहला आपका रहेगा लॉ का और दूसरा रहेगा आपका इंग्लिश का। उसी 100 में 40 मार्क्स की इंग्लिश हो गई और उसी 100 में 60 मार्क्स की लॉ हो गई। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन 6 क्वेश्चंस आते हैं। जितना पेपर पैटर्न या जो ट्रेंड चल रहा है अपनी पिछले काफी टाइम से आईसीएआई का, तकरीबन 6 क्वेश्चंस जो है वो पर्टिकुलर लॉ के लिए देते हैं। अगर आप देखकर खुश होंगे कि सिर्फ 6 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 2, 3, इन सबके सब पार्ट्स होते हैं, ए बी सी, ए बी, इस तरह से। किसी का ए बी होता है, किसी के ए बी सी, यानी कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के या तो 3 पार्ट्स होंगे या 2 पार्ट्स तो होंगे ही होंगे। इस तरह से ये पूरा एक पेपर बनता है। और मैं आपको और आगे समझाने की कोशिश करूं तो मोस्टली ऐसा ही रहता है कि क्वेश्चन फर्स्ट जो होता है वो कंपल्सरी होता है, यानी कि वो तो आपको करना ही करना है, आप उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात अलग है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 है, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, इन 5 में से हमें एनी 4 करने होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लॉ के पेपर का बेस क्लियर हो गया है कि पेपर क्या कहता है, पेपर कैसे आता है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कवर करता है। ये सारी बातें हम लोगों ने हमारी इस क्लास में क्लियर कर दी है। अब एक बार फिर से आपको स्क्रॉल करके मैं जिन जिन एक्ट्स के बारे में बात कर रहा था उनकी तरफ ले जाता हूं। सॉरी, ठीक है। लॉ में हम लोग जो पहला ही शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे एलएलपी से। 2008 में आया था। मार्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे कम वेटेज रखने वाला है 5 से 10%, 3 से 6 मार्क्स। छोटे से चैप्टर से शुरू करेंगे, लेकिन ये चैप्टर आप लोगों के बहुत काम में आने वाला है और अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में चलने वाली चीज है। ये बिजनेस काफी ट्रेंड में है, एकदम नया है और काफी लोग इसको अडॉप्ट भी करते हैं। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बेसिकली इस तरह के बिजनेस को ही करने, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये जो प्रोफेशनल टीचर्स हो गए, ये प्रोफेशनल्स लोग जो हैं वो सारे जो है वो इसी को करने को अपनी प्रेफरेंस जो है वो इसी को देते हैं। क्या है, कैसे है, क्या 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 रहेगा, वो सारी बातें हम हमारी क्लास में आज करेंगे। बेसिकली आज सिर्फ आपको ब्रीफ दूंगा इस चैप्टर का, एक सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि क्या है और कैसे है। पढ़ना हम लोग हमारे नोट से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। देखो, हमारे अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में हर किसी के पास फ्रीडम है, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में सबको आजादी है किसी भी तरह का बिजनेस करने की। बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आया था। हालांकि बहुत सारे बिजनेस आए थे, लेकिन हम कुछ मेन हाईलाइटेड बिजनेस जो हैं उनको लेंगे ताकि मैं आपको एलएलपी तक पहुंचा सकूं। वैसे तो बहुत सारे, जैसे जॉइंट वेंचर हो गया, एचयूएफ हो गया, एसोसिएशन हो गए, एनजीओ, मतलब हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको मेन मेन बिजनेस दिखाता हूं और फिर आपको सीधा एलएलपी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो पहला हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर देखा। अकेला बंदा बिजनेस करता था, ये एक अकेला पर्सन है, बिजनेस करता था। लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी। कॉमर्स के बच्चे आप लाइबिलिटी समझते हैं। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी। फर्दर कैपिटल जो है वो लिमिटेड रहता था, यानी कि जितना इसके पास पैसा है वो इतना ही लगा सकता है। टाइम का भी थोड़ा लफड़ा रहता था कि सिर्फ अकेले को ही संभालना है, तो जितनी देर भी काम करेगा अकेले को ही करना है। अगर खुद को कोई पर्सनल काम के लिए चला जाना पड़ा तो फिर बिजनेस को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, मतलब बंद करना इन द सेंस दुकान बंद करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह से इसी चीज को कवर अप करते हुए एक बिजनेस आया जिसका नाम था पार्टनरशिप। बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत बार समझा भी है इस पार्टनरशिप को। हम लोग भी पढ़ेंगे इसको, हम लोग भी सीखेंगे इसके बारे में। तो जब पार्टनरशिप आया, पार्टनरशिप में क्या हुआ कि पहले सोल प्रोप्राइटर अकेला काम करता था, जैसे ये पर्सन है, ये यहां आ गया, ये अकेला बिजनेस कर रहा है। अब इसने सोचा कि यार कैपिटल भी लिमिटेड है और अगर मुझे कोई पर्सनल काम हो गया तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो बिजनेस दुकान बंद करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसने कहा यार क्यों ना किसी एक और ऐसे बंदे को इन्वॉल्व कर लो अपने साथ, जो मेरे साथ सेम इंटेंशन के साथ बिजनेस करे, सेम इंटेंसिटी के साथ बिजनेस करे और मेरे बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करे, खुद भी पैसा लगाए, जो प्रॉफिट हो हम सब आपस में बांट ले और घर चले जाए। तो इस तरह से इसने एक और पर्सन के साथ बिजनेस शुरू किया। दोनों लोग जो हैं ये कैपिटल लाते थे। तो पहले अगर ये 100 रुपए ला रहा है तो अब इन लोगों के पास अप्रोक्स 200 रुपए हो गए, तो कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ा।
लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी, ये रीजन था इसका, और प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो लाइबिलिटी थी वो बिल्कुल अनलिमिटेड थी। यानी कि अगर डेब्ट्स बढ़ गए आपके ऊपर, कर्जा बढ़ गया, तो आप लोगों को सब कुछ बेचना पड़ेगा, चाहे आपके घर की प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके ऑफिस की प्रॉपर्टी हो, सब कुछ बेचकर आपको अपने डेब्ट, जो कर्जे जो है उसको चुकाने पड़ेंगे। ये एक दिक्कत थी लोगों के दिल और दिमाग में कि अभी भी यार कहीं ना कहीं इस बिजनेस में भी कोई ना कोई तरह की कमी जरूर है। फिर हमने स्विच किया एक नए बिजनेस की तरफ, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में एक चीज तो बहुत अच्छी थी। वो चीज क्या थी? वो ये थी कि लाइबिलिटी जो है वो बड़ी लिमिटेड हो गई थी। यानी कि अगर आपने कंपनी में पैसा लगाया है तो मात्र और मात्र से 100 रुपए लगाए हैं तो आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए तक की ही रहेगी। लेकिन इसकी कंप्लायंसेस की अगर हम बात करें तो इसकी कंप्लायंसेस बहुत लंबी चौड़ी थी। इसकी बहुत बड़ा एक प्रोसीजर था इसको करने का, इसको बिजनेस को बनाने का बड़ा प्रोसीजर था, काफी कानूनी कार्रवाई बहुत सारी होती थी। तो इस वजह से अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगी। पार्टनरशिप भी हम डिस्कस करेंगे पूरी आगे हमारी क्लास में, कंपनी भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ क्रक्स देख रहे हैं इन सबका कि है क्या। तो फिर लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक नया बिजनेस शुरू किया जाए, और वो जो बिजनेस है तो उसमें हम लोग कोई हाइब्रिड तरह का अगर बिजनेस हो तो हम लोग कहीं से अगर वो निकाल पाए ऐसा कोई सॉल्यूशन जिससे लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाए, कंप्लायंसेस भी कम हो जाए, बिजनेस मेरा अकेले का नहीं रहे। तो इस तरह से इन सबको जोड़ तोड़ करके एक नया बिजनेस हमारे दिमाग में आया और उसको लॉन्च भी किया गया, दैट इज एलएलपी। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म देखना आप लोग, कितनी प्यारी फुल फॉर्म है इसकी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और बड़ा ही मतलब रिसेंटली आया हुआ अगर हम बात करें तो बिजनेस है, करीब करीब 2008 में आया था। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर आप नाम देखेंगे तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करूं तो आप यहां देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, इसमें पार्टनरशिप भी आ रहा है और इसमें लिमिटेड वर्ड भी यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस है ये बना है पार्टनरशिप और कंपनी को मिला के। बराबर दिखती बात है, एक तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं और फिर लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? कंपनी का। तो हमने वहां से उठाया लिमिटेड लाइबिलिटी को, और पार्टनरशिप इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप चलता ही पार्टनरशिप से है, तो वहां से हमने पार्टनरशिप उठाई। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 1956, और जो कि अब 2013 हो गया है, दोनों को मिलाकर हम लोगों ने 2008 में एक नया बिजनेस लॉन्च किया जिसका नाम था एलएलपी। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये बिजनेस बहुत लेट आया है। बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन बहुत सारी कंट्रियों में ये बिजनेस पहले ही आ चुका था, हमने इसको बहुत लेट अडॉप्ट किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब अडॉप्ट कर लिया है तो इस तरह से अडॉप्ट किया सॉरी, इस तरह से हमने इसको अडॉप्ट किया कि अब प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे एलएलपी बनाने की कोशिश करते हैं। अब एलएलपी है क्या, थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। हम बात करते हैं एलएलपी की। देखिए होता क्या है ना कि काफी सारी चीजें ऐसे है, जैसे इसमें पार्टनर्स होंगे तो ये एक पार्टनर हो गया, ये दूसरा पार्टनर हो गया, ये तीसरा पार्टनर हो गया, और ये चौथा पार्टनर हो गया। ये दोनों बिजनेस शुरू किए, उसके बाद ये भी इस बिजनेस में आ गए, ये भी इस बिजनेस में आ गए, और ये भी इस बिजनेस में आ गए। तो जब दो और मोर देन दो, या तो दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं, उसमें लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है, ध्यान से सुनना आप लोग, दो
या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में लायबिलिटी लिमिटेड है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग एलएलपी कहेंगे। क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात? हालांकि इसका पूरा एक्ट है जो कि हमें पढ़ना है, हमारी नेक्स्ट क्लास से जो है मैं शुरू करूंगा आप लोगों को पढ़ाना। पूरा एक्ट है एलएलपी एक्ट, वो पूरा एक्ट हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे उसको कि किस तरह से वो एक्ट है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो एलएलपी है ये गवर्न होता है एलएलपी एक्ट 2008 से। साथ ही साथ इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके साथ ही साथ इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, और फीचर्स जो हैं वो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं। अगर मैं इस पूरे एक्ट की बात करूं, थोड़ा सा आपको एक्ट के बारे में बता देता हूं। अगर मैं इस पूरे एक्ट की बात करूं तो इस एक्ट को किस तरह से बांटा गया है वो बता देता हूं आप लोगों को। इस एक्ट में 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 शेड्यूल हैं और 81 सेक्शंस हैं। बहुत ही छोटा कानून है, नया नया ही है, इसलिए अभी तक तो छोटा ही है। सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं, 4 शेड्यूल्स हैं और 8 सेक्शन 81 सेक्शंस हैं। इसमें ही पूरा एलएलपी आपका सिमट जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को सारी डेफिनेशंस के ऊपर ले जाऊंगा कि एलएलपी में कौन कौन सी डेफिनेशंस हमें पढ़नी है और एलएलपी है क्या। फर्दर जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे हम सारी बातें क्लियर करते जाएंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, इन सारी चीजों को क्लास देखते देखते ही नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को उसमें। हाँ, तो अब आप मेरे को अच्छे से देख पा रहे हैं, तो वीडियो को आराम से देखिए, सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिए। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है या कोई भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए मुझे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर, तो आप मुझे उस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये नोट्स हैं, ये कलर नोट्स हैं, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे आपको कलर नोट्स दिखेंगे। ये आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये पूरा जो है वो कलर नोट्स हैं और ये कलर नोट्स को पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। तो एलएलपी के लिए मैंने पूरे कलर नोट्स बनाए हैं आप लोगों को, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं यहीं से पढ़ाऊंगा, इन्हीं नोट्स से। इन नोट्स में मैंने आपके मॉड्यूल जो है, आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, उसको भी इन्वॉल्व किया है। साथ ही साथ जो दूसरी चीजें हैं जो आपके लिए रिलेवेंट है उनको भी इन्वॉल्व किया है, लेकिन चीजें वही इन्वॉल्व है जो आप लोगों के सीए फाउंडेशन के लिए रिलेवेंट है। तो एक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे रिलेवेंट जो है, जो हमें सीए फाउंडेशन में पढ़ना है और समझना है, हम उनके ऊपर इन नोट्स को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये नोट्स इजीली आपको अवेलेबल भी मैं करवा सकता हूं। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो वही डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है और उसके लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलता हूं और इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड गाइस।